नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग DLED थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जो हमारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन क्रियात्मक शोध तथा नवाचार है। दोस्तों, यह पेपर स्टार्ट करने में थोड़ा विलंब जरूर हो गया है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम आपके एग्जाम के पहले आपका पूरा कोर्स कवर कर लेंगे। दोस्तों, हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, जैसा हमने कहा था कि हम आपको क्लास के साथ टेलीग्राम पर नोट्स का लिंक या PDF हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो विभिन्न व्यस्तताओं के कारण हम अभी तक नहीं डाल पाए, लेकिन आज हमने साइंस का जो है नोट्स वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। और इस तरह हमारा आपका सिर्फ काम ये है कि आपको नोट्स मिलते जाए, आपको लेक्चर्स मिलते जाएं और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, जो कि हमारा और आपका मोटिव है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के खंड की तरफ। तो आज के सेशन में हम लोग जैसा बात किए शैक्षिक मापन मूल्यांकन के विषय में चर्चा करेंगे। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने जो फर्स्ट सेम में फर्स्ट पेपर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आपने अध्ययन किया था, वहां पर आपको जो फंक्शन ऑफ वेरिएबल टीचिंग फंक्शन की बात हम करते हैं, शिक्षण के दौरान जो हमारे वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उन चरों के कार्य में 3 प्रकार के कार्य की बात की गई थी। एक कार्य आपका था निदानात्मक कार्य, दूसरा आपका था उपचारात्मक कार्य और तीसरा आपका था मूल्यांकनात्मक कार्य। तो यहां पर भी हम लोगों ने इसके बारे में काफी अध्ययन किया था, तो हम यहीं से आज के आपके खंड को स्टार्ट करते हैं। तो मूल्यांकनात्मक कार्य में वास्तव में होता क्या है कि जो हमारा छात्र है, जो शिष्य है, जो स्कॉलर है, उस छात्र के जो व्यवहार परिवर्तन की बात हम करते हैं, उसके द्वारा जो व्यवहार किया जाएगा, यानी आपके शिक्षण के पूर्व और आपके शिक्षण के पश्चात, इन दोनों के मध्य में जो परिवर्तन आएगा, उसी परिवर्तन को हम क्या करते हैं, उसी परिवर्तन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे ज्ञात करते हैं कि वह परिवर्तन कितना हुआ। तो जब हम बात करते हैं कितना परिवर्तन हुआ, तो यहां हम क्या करते हैं, यहां हम बच्चे के व्यवहार परिवर्तन का क्या करते हैं, मापन करते हैं। और फिर मापन से जो हमको साक्ष्य मिलता है, जो एविडेंस मिलता है, उसके आधार पर हम मूल्यांकन की ओर चलते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें, इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले हम सामने क्या होता है, हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ये हमारा क्या है, ये हमारा शैक्षिक उद्देश्य या शिक्षण उद्देश्य। इसी को शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम आप क्या करते हैं, टीचिंग शिक्षण। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम आप क्या करते हैं, बच्चों के साथ हम आप अधिगम क्रियाओं को करते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज करते हैं। तो जो अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज, तो जो अधिगम क्रिया जब संपादित हो जाती है, उस अधिगम क्रिया के द्वारा बच्चे का क्या होता है, बच्चे का व्यवहार परिवर्तन होता है। अब व्यवहार परिवर्तन, जैसे अभी हमने बात किया कि व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ, यह हमको ज्ञात किससे होता है, यह ज्ञात हमको मापन के द्वारा होता है, अर्थात हम उसका मापन करते हैं। और यह कितना जो मापन करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न परीक्षण प्रपत्र का प्रयोग करते हैं, विभिन्न परीक्षण प्रपत्र का प्रयोग करते हैं
और जब हम इसके द्वारा हमको मिल जाता है क्या, इसके द्वारा हमको साक्ष्य मिल गया, एविडेंस मिल गया, और उस एविडेंस के क्रम में हम उद्देश्य के सापेक्ष जब देखते हैं कि हम कहां तक सफल हुए, तब यह क्या होता है, यह आपकी मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यानी पहले क्या होगा, दो टर्म आपको मिलते हैं, एक आपको मिलता है मापन और दूसरा मिलता है मूल्यांकन। तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि मापन और मूल्यांकन में पहले कौन सी प्रक्रिया संपादित होती है। तो स्वाभाविक है कि बिना मापन के हम मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। तो यानी प्रथम ये और सेकेंडरी ये। तो अब ये जो प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। तो यहां इस डायग्राम के माध्यम से पहली चीज कि मापन और मूल्यांकन दो अलग संप्रत्यय हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आबद्ध हैं, या यूं कह दें कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं, जैसे यहां आया पहले मापन होता है फिर मूल्यांकन, उसी क्रम में हम चलते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मापन है क्या। तो मापन की यदि हम परिभाषा की बात करें तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दिया, और मापन या मूल्यांकन की अगर इतिहास की बात करें तो हमारे वैदिक काल से लेकर और आधुनिक काल तक विभिन्न अलग अलग क्रमों में या अलग अलग तरीकों से मापन और मूल्यांकन होता आया है। किंतु यदि हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बात करें तो मापन की प्रक्रिया का जो प्रारंभ माना जाता है, मापन का जो प्रारंभ माना जाता है वह 19वीं सदी या शताब्दी से माना जाता है, और यह माना गया कि यहां पर वह अपने बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में थी। और आगे चलकर वुंट महोदय ने इस पर प्रयोग किया, इस पर आपके अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, और जब हम 1905 की बात आती है, 1905 में बिने महोदय ने साइमन के साथ जब इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण को दिया, वहां से इसका मापन और मूल्यांकन का आयाम आगे बढ़ता गया। क्योंकि हमारे कोर्स में बहुत मापन मूल्यांकन के इतिहास की आवश्यकता नहीं है, तो यहां हम सीधे मापन की कुछ परिभाषाओं को लेकर और मापन के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रिचर्ड एवं लिंडमैन के अनुसार। इन्होंने मापन की जो परिभाषा दी, तो यहां क्या है, लिंडमैन महोदय की जो परिभाषा है, उन्होंने कहा कि मापन को किन्हीं मान्य नियमों के अनुरूप, मापन को इन्होंने जो अपनी परिभाषा में दिया, मान्य नियम की बात की इन्होंने, जो मुख्य बिंदु है उनको इंगित करते हुए कि मापन को किन्हीं मान्य नियमों के अनुरूप अथवा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक मान को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहां दो चीजें, एक मान्य नियम की बात की, दूसरा क्या कहा कि चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, इनका समूह या समुच्चय का होना आवश्यक है। और तीसरी चीज, जो अंक, अक्षर या शब्द की बात हम करते हैं, इनके समूह का होना और इनमें से एक
आवंटित करना ही क्या है, इसमें से एक को आवंटित करना ही क्या है, वह मापन है। तो जब लिंडमैन महोदय की परिभाषा की बात हुई, उसी तरह जीसी हेल्मस्टेडर महोदय ने परिभाषा दिया। दूसरी परिभाषा की बात हम करते हैं किसकी, जीसी हेल्मस्टेडर महोदय के अनुसार। तो जीसी हेल्मस्टेडर महोदय ने जो परिभाषा दिया कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो हेल्मस्टेडर महोदय ने जो दिया कि किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित मापन है क्या, मापन किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित कौन सी चीज, उसकी विशेषता या गुण, उसकी विशेषता या गुण की मात्रा का आंकिक वर्णन करने की प्रक्रिया। विशेषता या गुण की जो आंकिक मात्रा का वर्णन करने की प्रक्रिया है, वही क्या है, वही मापन है। यह किसने कहा, यह कहा जीसी हेल्मस्टेडर महोदय ने। इसी तरह हम बात करते हैं कि ये एच.एस. स्टीवेंस के अनुसार, तो एच.एस. स्टीवेंस ने कहा कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो स्टीवेंस ने यहां मुख्यतः दो चीजों की बात की। एक क्या कहा कि कोई स्वीकृत नियम होना चाहिए, कोई मान्य नियम का होना आवश्यक है, और उसी नियम के अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया क्या होती है, वह मापन होती है। उसी तरह ब्रैडफील्ड और मॉरडॉक महोदय की परिभाषा है। तो ब्रैडफील्ड और मॉरडॉक महोदय ने जो परिभाषित किया कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों, मॉरडॉक और ब्रैडफील्ड महोदय ने कहा कि किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है। यानी कोई भी घटना है, उसके जो विभिन्न आयाम हैं, जो विभिन्न डायमेंशंस हैं, उसको प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है, और जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। तो ये किसने कहा, ये आपको परिभाषित किया था ये ब्रैडफील्ड और मॉरडॉक ने। तो ये एक मापन की सामान्य स्थिति यानी विभिन्न परिभाषाएं। अब हम यदि इन परिभाषाओं, वो चाहे लिंडमैन महोदय की परिभाषा हो, चाहे हेल्मस्टेडर महोदय की हो, स्टीवेंस की हो, या ब्रैडफील्ड और मॉरडॉक की हो, तो इन परिभाषाओं के यदि हम उसका विश्लेषण करते हैं और पुनः उद्देश्य के प्रति उसे हम संश्लेषित करते हैं, तो वास्तव में मापन क्या है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, आप स्वयं इसको परिभाषित कर सकते हैं कि मापन है क्या। तो मापन मेजरमेंट के द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं में उपस्थित गुण या विशेषता, किसका मापन होना है, व्यक्ति या वस्तु में उपस्थित क्या चीज, गुण या विशेषता। जो भी गुण या विशेषता है उसका वर्णन करना, उसको आंकिक आधार प्रदान करना। गुण का क्या करना है, उसका वर्णन करना या उसको आंकिक आधार देना, और यह विशेषता और
गुण का जो आंकिक वर्णन करेगा वह किसी मान्य नियम के द्वारा करेगा। तो इस तरह से हम आप परिभाषित कर सकते हैं व्यक्ति या वस्तु या व्यक्तियों और वस्तुओं में उपस्थित गुण या विशेषता का मान्य नियम या किसी पूर्व निर्धारित नियम के आधार पर या के द्वारा उसका वर्णन आंकिक आधार पर करना या उसे अंक प्रदान करना ही मापन है। अब यहां अगली बात आती है कि जब वह क्या करता है, गुण या विशेषता का वर्णन करता है, तो यहां दो तरह की बातें आती हैं। जब हम वर्णन की बात करेंगे तो यह वर्णन गुण या विशेषता का जो वर्णन करेगा यह गुणात्मक हो सकता है या यह वर्णन मात्रात्मक हो सकता है। तो गुणात्मक कब होगा और मात्रात्मक कब होगा, और यही मापन के प्रकार में भी आता है कि गुणात्मक मापन, मात्रात्मक मापन। तो जब हम गुणात्मक मापन की बात करते हैं, यानी जब इस गुण या विशेषता या किसी व्यक्ति किसी वस्तु के किसी गुण या किसी विशेषता का जब वह वर्णन करता है और उसकी विशेषता के गुणात्मक वर्णन में या तो उस गुण या विशेषता की उपस्थिति, अनुपस्थिति या प्रकार की बात करेगा, इसमें वो क्या करेगा, उस गुण या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति का वर्णन करेगा या उस गुण या विशेषता के प्रकार का वर्णन करेगा। अर्थात यदि किसी व्यक्ति या वस्तु में उपस्थित गुण या विशेषता का व्यक्ति में या वस्तु में उपस्थित होने या न होने का वर्णन करता है या किस प्रकार का गुण उसमें निहित है इसका वर्णन करता है, तो वह क्या होगा, वह मापन गुणात्मक मापन कहा जाएगा। और वहीं जब वह वर्णन किसमें करेगा कि किस मात्रा में उपस्थित है या कितनी मात्रा में उपस्थित है, यहां वर्णन उसका क्या होगा कि किस मात्रा या कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो अगर यह इसका वर्णन करता है तो वह मापन क्या कहलाएगा, वह मापन मात्रात्मक मापन कहा जाएगा। तो इस तरह गुणात्मक और मात्रात्मक, अगर हम इसका एक उदाहरण दें, आप सभी अभी हाउस होल्ड सर्वे को भरे हैं, जीपी ऐप पर आपने बच्चों का मापन और मूल्यांकन किया है। तो मापन और मूल्यांकन के लिए पहले तो आप टाइप की बात देखें, जैसे वहां पर आपको दो मिलता है, एक आपका लैंग्वेज का मिलता है अर्थात भाषा का, और दूसरा आपका मिलता है कौन सा, गणित का, अर्थमेटिक का। तो यानी आप जब मापन करने जा रहे हैं तो किस प्रकार के गुण का मापन कर रहे हैं, वह भाषा का है या गणित का है। फिर हम ये देखते हैं कि उसमें भी प्रकार की बात करते हैं कि वह इनिशियल स्टेज पर है, वह वर्ण ज्ञान पर है, शब्द ज्ञान पर है, अनुच्छेद पर है या कहानी पर है। अब कितना ज्ञान किस मात्रा में उसमें उपलब्ध है, वो अब उसकी मात्रात्मक की बात किया। दूसरी चीज हम आप देखते हैं जनगणना, सेंसस, या हम आप परिवार की बात करते हैं। तो जैसे कहा गया कि हमारा परिवार है, तो परिवार में पहली चीज तो यह आएगा कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्री हैं, यानी कितनी महिलाएं हैं। तो पुरुष और स्त्री, जब यहां पर मापन की बात आती है तो दो कम से कम है, एक पुरुष और एक महिला या स्त्री। तो ये क्या हो गया, यह गुणात्मक मापन का उदाहरण है। और यदि यहीं पर यह पूछा जाए कि पुरुषों की संख्या, मान लीजिए कि यहां पर 5 है और यहां पर 6 है, तो अब कितने पुरुष
और कितनी महिला की जब बात हो जाएगी तो वह क्या हो जाएगा, वह मात्रात्मक मापन को परिलक्षित करेगा, उसे प्रदर्शित करेगा। तो इस आधार पर पुनः एक बार हम मापन की संक्षिप्त रूपरेखा कि मापन है क्या। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को, मापन में हम करते क्या हैं, व्यक्तियों या वस्तुओं को ऐसे अंक, शब्द और अक्षर या संकेत प्रदान करते हैं। वस्तुओं को क्या करते हैं, अंक, अक्षर या शब्द, हम इसको क्या करते हैं, इन्हें व्यक्तियों को प्रदान करते हैं। और फिर होता क्या है, जो उन व्यक्तियों में उपस्थित संदर्भित गुण के प्रकार या मात्रा को क्या करता है, उसको अभिव्यक्त करता है। यह क्या करता है कि जो व्यक्ति में उपस्थित गुण है या विशेषता, या तो उसके प्रकार को संदर्भित करेगा, अभिव्यक्त करेगा, या उसकी मात्रा को अभिव्यक्त करेगा। दोस्तों, आज हमने मापन क्या है, मापन और मूल्यांकन के संबंध की बात किया और मापन की परिभाषाओं को लेकर हमने मापन के प्रकार की बात किया। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आगे के खंड को लेकर। नमस्कार, वंदे मातरम।